यूपी की राजनीति में इस वक्त बहन मायावती और बसपा चर्चा के केंद्र में आए हुए हैं। राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया ने जो प्रयास किया था, मुझे लग रहा है कि शायद वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और हर किसी को पता है कि बहन मायावती ऐसे किसी से नहीं मिलती। और क्या आप किसी आला नेता जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, बिना न्योते या बिना अपॉइंटमेंट के, बिना बातचीत के, क्या आप ऐसे ही उनके द्वार पे जा सकते हैं और वहां जाके आप ये जताते हैं कि आपको मिलने नहीं दिया गया, दोबारा आप प्रयास करेंगे? कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को बहुत अच्छा नहीं मान रहे। इमरान मसूद ने भी कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं था और जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बहन जी 27 के चुनाव पर केंद्रित हैं और 24 मई को बीएसपी ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई है जिसमें बड़े रणनीतिक फैसले हो सकते हैं। और उसमें क्या कुछ हो सकता है जिससे कि 27 के चुनाव को लेकर बसपा चर्चा के केंद्र में अब भी बनी रहेगी। और बसपा जो टीआरपी वेव होती है, बसपा उस पर सवार है इस वक्त। और जो सोशल मीडिया के जानकार हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि टीआरपी वेव की सवारी करना, यानी कि टीआरपी के इस दौर में आप उसके शीर्ष पर अगर बैठे हुए हैं तो यानी कि आपकी चर्चा लगातार हो रही है, जैसे कि इस घटना के बाद से बीएसपी की होने लग गई। और 24 की मीटिंग में आकाश आनंद मौजूद होंगे। 4-5 ऐसे काम हैं जो बीएसपी कर देती है तो आने वाले 27 के चुनाव में कोई भी बड़ी संभावना बन सकती है। और जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कवायद में है जनता का एक बड़ा वर्ग, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां वो चाहती हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर किया जाए। इसमें कांग्रेस पार्टी कितना संजीदा है और वो क्या विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने को तैयार है। वो बीएसपी जो अपने 6 विधायकों के समर्थन से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाती है, जो अन्य राज्य में कांग्रेस पार्टी की मदद कर देती है अपने विधायकों से, लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि हम यूपी में तो आपसे सीट लेना चाहते हैं पर आपको अन्य राज्यों में सीट देना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में आप आओगे, अगर आप अजीत जोगी से गठबंधन करोगे तो आपको हम साथ शामिल नहीं करेंगे। एमपी में बीजेपी की सरकार बन जाए, कांग्रेस को पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, वहां बीजेपी सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात जो है नहीं कही। कांग्रेस नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि अखिलेश वखिलेश कौन है हम नहीं जानते, वगैरह वगैरह। और समाजवादी पार्टी तो बसपा को लेकर ये कहती है, जब गठबंधन की बात हो रही है, कि जिस गठबंधन में बसपा रहेगी कांग्रेस के साथ यदि, तो उसमें हम नहीं रहेंगे, यानी कि सपा दोबारा गठबंधन में आने को राजी नहीं है। तो बड़ा एक गठबंधन तो बन नहीं सकता, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दें कि आकाश आनंद को लेकर ये चर्चा है कि जनता चाहती है कि वो अब अपनी गतिविधियां शुरू कर दें। हालांकि जो गर्मियों का माहौल होता है वो मुफीद नहीं होता राजनीतिक गतिविधियों के। वो तो लोकसभा चुनाव में मजबूरी होती है कि वो मई के महीने में होते हैं, तो उससे पहले पूरा अप्रैल और उससे पहले मार्च में ज़बरदस्त राजनीतिक कार्यक्रम लगते हैं और रैलियां बहुत गर्मी में होती हैं। हमने उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बसपा की उस वक्त गठबंधन की भी, जब चुनाव गठबंधन हुआ था, हमने वो रैलियां कवर की हैं और ज़बरदस्त गर्मी का सामना हमने किया है। इस मीटिंग में 2-4 चीज़ों पे तस्वीर साफ हो जाती है। जैसे गठबंधन को लेके बहन जी मना कर रही हैं, लेकिन बहन जी कह दें कि हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। दूसरा, आकाश आनंद जी को बहन जी कह दें कि अब यूपी का चुनाव आकाश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मेरी देखरेख में, लेकिन आकाश जो है इसको लीड करेगा और आकाश रणनीति जो है वो तैयार करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। सोशल मीडिया को लेके बहन जी अगर थोड़ा सा अपना रुख बदल दें, जो एक ऑर्थोडॉक्स रवैया है, कई बार हमारे परिवारों के भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नई चीज़ों को लेकर उदासीन होते हैं और स्टेटस कोइस्ट होते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटस कोइस्ट, यानी कि यथास्थितिवादी, जो जैसा है वैसा बना रहे। लेकिन देखिए समय बहुत बदल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 12, 13, 14 मिलियन क्या उसका इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपको नहीं पता कॉकरोच जनता पार्टी क्या है तो ज़रा आप मेरी रील देखिए इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जाके आपको पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस ने कुछ कहा था युवाओं के बारे में, यंग लॉयर्स के बारे में, वो बात युवाओं को, जेनजी को नागवार गुजरी। बहरहाल मीडिया को लेके, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी को बहन जी ने मीडिया की जिम्मेदारी दी थी 9 अक्टूबर में, उन्होंने कहा था कि मैं इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी। समय निकल रहा है, जो करने वाले काम हैं वो कर देने चाहिए और कुछ निष्कासन भी हुए थे, उनकी वापसी हो जानी चाहिए। देखिए बहन जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा
और किसी को मौका मत दो पार्टी के खिलाफ जाने का। राजनीति में जो आपके साथ नहीं है वो तटस्थ नहीं है, वो आपके खिलाफ ही मानिए उसको, क्योंकि राजनीति में ये राजनीतिक पार्टियों के जो द्वार हैं एक दूसरे से लगे रहते हैं। आप इस पार्टी से निकलते हैं तो वहाँ जाते हैं, और ज़्यादा दिन कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों से बाहर बैठ नहीं पाता। तो ये निष्कासन की प्रक्रिया जो है इसको थामा जाए, और धर्मवीर सिंह अशोक जैसे 40-40 साल पुराने नेता जो कि अंबेडकरवादी संघर्ष में मान्यवर साहब से भी पहले से लगे हुए थे, फिर मान्यवर साहब के संपर्क में आए और बुलंदशहर के इलाकों में काफ़ी काम किया, आरपीआई से जुड़े रहे। जयप्रकाश सिंह को तो बहन जी ने ही इतना बड़ा नेता बनाया है। जब आपने इतना बड़ा नेता बना ही दिया है तो आप उनको इस्तेमाल करिए। उनकी क्षमता जो है, उनकी भाषण शैली बहुत अच्छी है, वो लोगों में लोकप्रिय हैं। हर तरह के डर और इनसिक्योरिटीज़ को निकालते हुए अब चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मीडिया या ऑल्टरनेट मीडिया या बहुजन मीडिया, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी पूरी बहुजन मीडिया को लेकर बिल्कुल उदासीन है। उन्होंने कतई भी कभी परवाह नहीं करी कि ये बहुजन मीडिया के साथ कोलैबोरेट किया जाए, हैंड होल्ड किया जाए। बहुत बड़ा तबका है जो बहुजन राजनीतिक आंदोलन को समर्पित है, वो लोहा ले रहा है, लाखों में व्यूज़ ले रहा है, लेकिन ये घर की मुर्गी दाल बराबर जो मिश्रा जी ने किया है ये बहुत ही नागवार गुजरने वाली बात है। और आप तवज्जो नहीं देंगे किसी को भी, और आप अपना इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे। पार्टी के अंदर एक इकोसिस्टम बन जाना चाहिए था। हज़ारों प्रोफेसर्स हैं, हज़ारों वकील हैं, सैकड़ों पत्रकार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं। आपने वो ताना बाना नहीं बुना, आपने उसका खामियाजा भुगता। अब 24 तारीख को जो बड़ी मीटिंग है, इसमें बहन मायावती जी केवल ये नहीं कि बूथ मजबूत करिए, संगठन मजबूत करिए, ये तो प्रोवर्बियल बातें हैं। ये तो एक ऐसी बातें हैं कि आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये सारी जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं, जो बारीकियां होती हैं राजनीति की, उस पर भी गौर फरमाना होगा। और संगठन ढांचे के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको निकाल बाहर फेंकना होगा। और जिस विषयों पर काम नहीं हुआ है उन नए विषयों पर भी काम करना होगा। ये सब चीज़ें अगर 24 तारीख को हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रवक्ता बना दें, चलिए मत बनाइए आप प्रवक्ता। वैसे तो बहुत मजबूत लोग मौजूद हैं जो प्रवक्ता के रूप में बसपा की बात को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे तो पहले भी थे, वो सब खराब हो गए, बेकार हो गए, बिखर गए, इधर उधर चले गए। तो बसपा सिमट रही है, और सिमटना बंद करके एक्सपेंशन वापस लेके आइए। पार्टी खोलिए, कार्यालयों पे लगे ताले खोलिए। किस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे ताला लगा होता है? कार्यालयों को खोलिए, उसमें जो अंदर कमरे बने हुए हैं, जो इमारतें बनी हुई हैं, वो आंदोलन चलाने के औजार हैं। वहां पर टेबल हैं, कुर्सी हैं, एसी लगे हुए हैं। वहां पे अपने थिंक टैंक को बिठाइए, इंटेलेक्चुअल्स को बिठाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, ग्राफिक के लोगों को बिठाइए, कंटेंट क्रिएटर्स को बिठाइए, एडिटर्स को बिठाइए, पत्रकारों को बैठने की जगह दीजिए। ये सब काम बाकी पार्टियां कर रही हैं। जहां टैलेंट की कदर है वहां राजनीति आगे बढ़ती है। जहां टैलेंट की बेकदरी है, जहां मेरिट की बेकदरी है, वहां आप बिल्कुल भी गधे घोड़ों से राजनीति नहीं चला सकते, और वैसे भी घोड़ों के रेस में आप गधे को नहीं दौड़ा सकते। तो यही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं राजनीति के। और अन्य पार्टियां जो हैं वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां कर रही हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप वीसीके को देख लीजिए। विजय थलपति ने जो पूरा मूवमेंट खड़ा किया है तमिलनाडु में सरकार बनाने तक, वो मीडिया की डिपेंडेंस के बिना किया है। वो सोनली सोशल मीडिया बेस्ड। आने वाले समय में जो आंदोलन होंगे, क्रांतियां होंगी, जो भी बड़े बड़े वैश्विक बदलाव होने वाले हैं, वो जेनजी करेगा, वो सोशल मीडिया की वेव करेगी। वो जो नए एआई बेस्ड जो मॉड्यूल्स बनेंगे, जो तकनीक आएगी, वही करेगी। समय बदल जाएगा, आप नहीं बदलेंगे, पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, हार जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए 24 तारीख को बहन मायावती ऐसा रोड मैप तैयार कर दें ताकि 27 के चुनाव में जो बड़ा वर्ग दलित, बहुजन, पिछड़ों का, मुसलमानों का बसपा की तरफ टकटकी लगाई देख रहा है, जो आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उसकी आशाओं पर, उम्मीदों पर पानी ना फिरे, और वो एक रेगुलर रूटीन मीटिंग जो होती है उससे हटकर कुछ क्रांतिकारी, कुछ बड़ा, कुछ सनसनीखेज किया जाए, कुछ मैकेनिज्म, कुछ एपरेटस बनाए जाएं। ये मान्यवर साहब का आंदोलन है, इसके साथ दगा नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अपना जीवन कुर्बान करके पाया है, जो बनाया है, जो समाज को दिया है, उसको बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी बहन मायावती की है। इतिहास आपकी विवेचना करेगा।
आने वाली पीढ़ियां, आने वाले दशक, आने वाले शतक आपकी विवेचना करेंगे अनंत काल तक, और हिसाब किताब लगाया जाएगा कि आपने न्याय किया था या नहीं किया था। आपकी उपलब्धियों, आपके योगदान, आपके अथक संघर्षों का तो हमेशा ही धन्यवाद किया जाएगा, लेकिन अंततः मूवमेंट कहाँ पहुंची, उसका जो अल्टीमेट मोमेंट था, वो जहां पहुंच सकती थी, उसका शिखर क्या था, उसका पिनाकल क्या था, इस सब के ऊपर चर्चाएं हमेशा होंगी। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मैं बहुत संजीदगी से आपको बता रहा हूं। इसलिए 24 मई को जो मीटिंग है वो आगाज होना चाहिए 27 के चुनावी संग्राम का बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, पिछले 7-8 सालों से बहुजन राजनीति को लगातार कवर कर रहा हूं। पहले सरकारी नौकरी में था पेंशन वाली, अपनी पेंशन की सरकारी नौकरी छोड़कर आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूं, पार्टियों को बता रहा हूं कि सोशल मीडिया, आईटी टूल्स और एआई आज के समय में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सब के चलते मुझे बहुत बार लोग कभी अपने मंचों पर बुलाते हैं, कभी कोई अवार्ड देते हैं, कभी मुझे विदेश से फेलोशिप मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि ये होगी कि पार्टियां समझें इस बात को कि सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट का सही तरीका, एपरेटस क्या होता है। आप जो अरबों रुपया चुनाव में फूंक देते हैं, उससे आपको वोट नहीं मिल रहा, तो उस पैसे को कहीं और लगाना शुरू करिए जहां से आपको आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे 72% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि आप आते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। और सब्सक्राइब करिए, हमारे करोड़ों में व्यूज गए हैं, करोड़ों व्यूअरशिप है हमारे पास, लाखों में लोग देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल बहुत बड़ा बनने वाला है। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।